स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करती हैं कि आखिर बच्चों में ऑटिज्म होता क्यों है, क्या वजह है या कोई भी जो हम कोर सिम्टम्स देखते हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। राइट, सो वी हैव सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट माइट लीड टू ऑटिज्म, बट कुछ साइकोलॉजी में भी कुछ ऐसी थियरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि बच्चे में ऑटिज्म के फीचर्स क्यों आते हैं या क्यों मेंटेन रहते हैं। राइट, सो इसमें से जो थियरीज हैं वो बेसिकली दो डोमेन में डिवाइड की जा सकती हैं। एक डोमेन को हम डिवाइड कर सकते हैं साइकोडायनेमिक, ठीक है, एंड सेकंड में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको कॉग्निटिव थियरीज। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ओके कि क्या साइकोडायनेमिक थियरी है बिहाइंड ऑटिज्म। ओके, सो जो साइकोडायनेमिक थियरी जो दी है वो बेसिकली दी है बेटल हायम ने। ओके, सो जो साइकोडायनामिक थ्योरी दी है वो दी है बेटल हायम ने, और बेसिकली वो क्या कहते हैं इस थ्योरी में हम वो देखते हैं। राइट, तो इसमें वो ऐसा कहते हैं बेसिकली कि वो कहते हैं कि जो ऑटिज्म के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, हमें पता है ऑटिज्म के दो फीचर्स हैं। राइट, पहला है सोशल कम्युनिकेशन एंड दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर। राइट, ये दो कोर फीचर्स हैं ऑटिज्म के। ओके, सो बैटल हायम क्या कहते हैं कि बेसिकली बचपन में जो पेरेंट्स हैं ना वो बड़े ही इनएडिक्वेट पेरेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स ना हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उनका अच्छे बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं, बच्चे की अच्छे से नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी इनएडिक्वेट पेरेंटिंग होती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे विड्रॉल शो करने लगते हैं। किससे विड्रॉल शो करने लगते हैं? पेरेंट्स की तरफ विड्रॉल शो करने लगते हैं, सोशल चीजों की तरफ विड्रॉल करने लगते हैं, उनको घर में नहीं अच्छा लगता, उनको एक्सटर्नली कुछ अच्छा नहीं लगता। तो क्या होने लगते हैं, वो ज्यादा इंटरनलाइज करने लगते हैं चीजें। ठीक है, वो अपने फैंटेसी में जीने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है उनका टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स सोशल क्यूज, टुवर्ड्स सोशल नीड्स। ठीक है, इनकी तरफ चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनएडुकेट पेरेंटिंग की वजह से क्या होता है बेसिकली, हमें जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इमोशनल डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इमोशनल डिफिकल्टी का मतलब एंग्जाइटी हो जाती है, बच्चे इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बच्चे में देखने को मिलती है, वो रोते रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब इमोशनल डिफिकल्टी होती है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चों में, और रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है बच्चों में। ओके, ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है कि देखो, जब इनएडिक्वेट पेरेंटिंग है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बच्चे की जो नीड्स है ना वो पेरेंट्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं। बच्चे का जो ट्रस्ट है अपने पेरेंट्स पे वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, जो बच्चा है ना वो बड़ा हॉस्टाइल हो जाता है। बच्चा क्या होता है, जो बच्चा है वो हॉस्टाइल हो जाता है। किसकी तरफ हॉस्टाइल हो जाता है, पेरेंट्स की तरफ। ठीक है, तो जो बच्चा है वो पेरेंट्स की तरफ हॉस्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक्चुअली साइकोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है जो बैटल हायम ने दिया था। ठीक है, तो जब हम ऐसे मॉडल को फॉलो करते हैं ऑटिज्म में, तो हमारा जो फोकस होता है उस टाइम पे, मतलब जो बोला गया है थेरेपी का, वो किन चीजों पे फोकस करता है, वो फोकस करता है चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशनशिप पे, कि उनके रिलेशनशिप में, उनके बीच में कम्युनिकेशन में कैसे इंप्रूवमेंट हो, ताकि बच्चे का ट्रस्ट पेरेंट्स पे बने, बच्चे की जो नीड्स हैं वो पूरी हो। तो इनके बीच में हम यूजुअली लाने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज कर सके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, वार्मथ, अवेलेबिलिटी।
ताकि जब ज़रूरत हो तब पेरेंट्स अवेलेबल रहें बच्चों के पास, राइट? तो ये बेसिकली गोल होता है थेरेपी का, जब हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ें हैं कि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम प्ले थेरेपी की तरफ भी ध्यान देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम प्ले थेरेपी में बच्चे को खेलने के लिए देते हैं ताकि जो बच्चा है वो प्ले थेरेपी के ज़रिए क्या कर सके, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है? एक्सप्रेस कर सके अपनी नीड्स को, अपनी जो इमोशनल प्रॉब्लम है ना? इमोशनल प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जब हम प्ले थेरेपी यहाँ पे करते हैं, राइट? बट यूजुअली ये मॉडल जो है वो बहुत टाइम तक फॉलो हो नहीं पाया क्योंकि उसके बाद डायरेक्टिव मेथड आ गए, जो कहने लगे कि ये जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम है उसको हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बिहेवियरल इंटरवेंशन पे ध्यान दें रादर देन एनी इंट्रासाइकिक और इंटरपर्सनल चीजों पे, राइट? तो अब हम यूजुअली क्या करते हैं, बिहेवियरल मेथड पे ज्यादा रिलाई करते हैं रादर देन दिस नॉन डायरेक्टिव मेथड। बेसिकली ये जो बैटल हैम ने दिया ये नॉन डायरेक्टिव मेथड है। आजकल हम डायरेक्टिव मेथड पे ज्यादा फोकस करते हैं जो बिहेवियरल ओरिएंटेड होता है। ऑलराइट, नाउ हमारे पास यूजुअली एक ही मेजर थ्योरी है साइकोडायनेमिक में जो बैटल है हमने दी है। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव थ्योरीज। ओके, ना कॉग्निटिव थ्योरी में सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी। ठीक है, ये कॉग्निटिव थ्योरीज में हम बात करें जो सबसे पहले थ्योरी आती है वो आती है सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी। ओके, ना देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी बेसिकली दी है हैप एंड फ्रिथ ने। ठीक है, हैप एंड फ्रिथ ने दी है। वो ये कहते हैं कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं ना, जो ऑटिस्टिक पीपल होते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या पीपल्स के पास आ रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कहते हैं बेसिकली कि जो नॉर्मल टिपिकल लोग होते हैं ना उनमें जो सेंट्रल कोहेरेंस होता है वो नॉर्मल होता है, बट यही सेंट्रल कोहेरेंस जो है वो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में वीक होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो टिपिकल बच्चे हैं, जो टिपिकल लोग हैं, ओके, इसमें जो कोहेरेंस है, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, यही जो एटिपिकल न्यूरोटिपिकल जो बच्चे हैं, ठीक है, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उसमें यही कोहेरेंस वीक होता है। देखो कोहेरेंस का मतलब बेसिकली ये है, कोहेरेंस का मतलब है प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो इसमें क्या है, ये वीक है। ऑलराइट, नाउ वो ये भी कह रहे हैं इसमें कि बेसिकली क्या है ना कि जो टिपिकल जो नॉर्मल लोग हैं वो ब्रॉड पिक्चर को देख सकते हैं, वो ब्रॉडर इमेज देख सकते हैं, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, वो पूरी पिक्चर देख सकते हैं। पूरी पिक्चर का मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म देख सकते हैं, ब्रॉडर पिक्चर मतलब वो पूरा एक कंटेक्चुअल और मीनिंगफुल वे में चीजों को परसीव करके समझ सकते हैं। बट इनका क्या है, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेल्स में फोकस करते हैं, वो पूरी चीज नहीं देख पाते, डिटेल्स पे ही फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो गेस्टॉल्ट नहीं कर पाते, जो ओवरऑल एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है ना वो नहीं कर पाते। जो होलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, गेस्टॉल्ट फिनोमेना जो होता है ना वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, मान लो जैसे बर्थडे पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी में आप जाते हो तो देखते हो डेकोरेशन होता है, बलून्स होते हैं, लोग बलून फोड़ रहे हैं, चाकू से जो बच्चा है वो केक काट रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, हा हा ही हू, तालियां बज रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, राइट? तो ये जितना भी बिहेवियर है वो एक टिपिकल इंसान समझेगा एक सोशल एंड कंटेक्चुअल वे में कि लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, वो केक क्यों कट कर रहा है, ये सब चीजें वो इजिली समझ जाएगा, राइट? बट विद ऑटिस्टिक इंडिविजुअल क्या होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ही अटक जाएंगे।
ठीक है? कि वो डर जाएँगे कि गुब्बारा क्यों फूट रहा है, इतनी आवाज़ हो रही तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तालियाँ क्यों बजा रहे हैं, राइट? तो उन चीज़ों में राइट जिस पे वो किसी एक पर्टिकुलर की गुब्बारे में जो डिज़ाइन बना है या केक पे जो कुछ लिखा है, वो उन चीज़ों को लेके ना डिटेल्स में चले जाएँगे। वो ओवरऑल होलिस्टिक बर्थडे का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। ऑलराइट? ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है ग्लोबल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? टॉप डाउन अप्रोच जिसको हम यूजुअली कहते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच होता है ग्लोबल। यार ये ग्लोबल लिखा हुआ है यार ये GLOBAL ग्लोबल प्रोसेसिंग राइट। यहाँ पे क्या होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है, यहाँ पे लोकल प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो इसका टॉप डाउन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है ये जो आप कह रहे हो ना कि कोहेरेंस वीक है कि वो क्या कर पा रहे हैं वो ना इंफॉर्मेशन को बेसिकली प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो होलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉटम अप्रोच हो रहा है। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है उनका जो कॉग्निटिव स्टाइल है ना, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में कॉग्निटिव स्टाइल है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, ठीक है, जो उनका परसेप्शन है, जो उनकी मेमोरी है ना? यूजुअली जितने भी सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना, उसमें क्या होता है इम्पेयरमेंट आता है। हम उसमें फिर इम्पैक्ट देखते हैं, उसमें हम इम्पेयरमेंट देखते हैं। किसकी वजह से? कोहेरेंस वीक होने की वजह से। कोहेरेंस वीक है तभी तो वो डिटेल्स पे फोकस नहीं कर पा आई मीन तभी तो डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं, ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। कोहेरेंस वीक है तभी तो वो लोकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है इम्पेयरमेंट होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में। ओके, नाउ जो हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है वो आती है माइंड ब्लाइंडनेस थ्योरी। ना माइंड ब्लाइंडनेस जो थ्योरी है वो बेसिकली बैरन एंड कोहेन ने दी थी। जिस हाँ बैरन कोहेन ने दी थी और इसके अंदर बेसिकली क्या होती है दो थ्योरीज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो सब थ्योरीज हैं जिससे जिसको मिला के माइंड ब्लाइंडनेस थ्योरी बनती है राइट। सो पहली जो थ्योरी है ओके दैट इज एम्पथाइजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग थ्योरी राइट। एम्पथाइजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग थ्योरी है राइट। एंड दूसरी जो थ्योरी है वो बेसिकली एक्सट्रीम मेल ब्रेन थ्योरी है। आई एम नॉट श्योर आपको मेरी राइटिंग समझ में आएगी कि नहीं आएगी। एमफिल करते करते मेरी राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर जैसी हो गई आई गेस, बट ऑल राइट। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ओके, सो बेसिकली ये जो थियरी है राइट इसके दो पार्ट्स है एम्पथाइजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग थियरी एंड एक्सट्रीम मेल ब्रेन थियरी राइट। नाउ सबसे पहले इसको समझते हैं पहला पार्ट लेके कि पहली इसका जो पहला थियरी का पार्ट है वो क्या है राइट। सो बेसिकली ये जो लेट्स लेट्स डिस्कस दिस वन ओके। हम इस वाले को डिस्कस करते हैं ओके। लेट्स डिस्कस दिस वन ओके। या सो बेसिकली देयर समथिंग कॉल्ड थियरी ऑफ माइंड। आप आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, आप लोगों को जरूर पता होगा व्हाट इज थियरी ऑफ माइंड, जिसको TOM कहते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में राइट। सो बेसिकली इस थियरी ऑफ माइंड में हम क्या करते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, दूसरों के थॉट्स, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के बिलीफ और दूसरों के इंटेंशंस को समझना राइट थ्योरी ऑफ माइंड कहलाता है। बहुत ही सिंपल है राइट। सो बेसिकली ये हमें थ्योरी ऑफ माइंड हमें समझने में कोशिश करती है कि दूसरे लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं राइट। और ये हमारे सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है राइट। सो क्या क्या होता है इसमें बेसिकली एक एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि दूसरों के थॉट्स
है ना, दूसरों के बिलीव्स, ठीक है, दूसरों के इंटेंशंस, दूसरों के फीलिंग्स, ठीक है। हम बात करते करते ये सब चीजें दूसरों के बारे में समझ जाते हैं, राइट। जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं और आप खड़े हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओके, और आप बड़े एक्साइटेड होके मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं बड़े ही धीमे टोन में, एकदम मेरी आंखें एकदम बंद हो रही हैं, मेरा बिल्कुल एकदम लेथार्जी जैसा मूड बना हुआ है और मैं उसमें कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब बस जवाब दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या इससे पता करोगे? आपको लगेगा ना कि अरे यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं, मतलब जो मैं हूँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बात करने में, या मैं थक गया हूँ। ये सब चीजें आप पता लगाओगे, राइट। तो यही है थ्योरी ऑफ माइंड, कि आप ये सारे थॉट्स, बिलीफ, इंटेंशंस, दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों के वॉइस को समझ के, ये सब आप यूज करते हो, सोशल क्यूज यूज करते हो ये समझने के लिए कि दूसरा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, राइट। नाउ जो ये थियरी क्या कहती है, ये जो एम्पैथसाइजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग थियरी है, वो ये कहती है कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं ना, जो ऑटिस्टिक पीपल होते हैं ना, उनमें ये जो थियरी ऑफ माइंड है वो क्या होता है, डेफिसिट होता है। क्या होता है, डेफिसिट होता है। वो ये सारे क्यूज को, सॉरी, ये सारे क्यूज को नहीं समझ पाते, इसीलिए उनका जो थ्योरी ऑफ माइंड है वो डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ एम्पथाइज नहीं कर पाते, उनमें एम्पैथी नहीं आती दूसरों के लिए, दूसरों के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है वो सोशल क्यूज ले ही नहीं पाते यार, ना वो समझ पाते कि दूसरा वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है ना, वो ये सब नहीं कर पाते, तो उनमें क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड डेफिसिट है, टीओएम डेफिसिट है, इसलिए वो दूसरों के साथ एम्पैथी शो नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ इसका सेकंड पार्ट, इसका ही एक सेकंड पार्ट क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करके एक चीज है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी, अगर आपको पता हो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, बहुत फेमस है यार ये मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसके बेसिस पे काफी सारी थियरीज दी गई हैं, राइट। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी क्या कहता है, बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगा, आपको पता ही होगा, राइट। वो ये कहता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो क्या है, एक कंप्यूटर की तरह है ना। क्या होता है, इनपुट आता है, ठीक है, फिर उस इनपुट को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उस इनपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है ना। हम कमांड देते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट हमें कंप्यूटर शो करता है, हमारा ब्रेन भी वैसा होता है, हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम बिहेव करते हैं, जैसा ब्रेन है, ब्रेन कंप्यूटर की तरह है यहाँ पे, ठीक है। तो इस थियरी के हिसाब से क्या कहा गया है यहाँ पे, कि बेसिकली जो चिल्ड्रन है ना, जिनको ऑटिज्म होता है, उनमें ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो प्रोसेस, राइट, जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है वो डेफिसिट होता है, ओके। सो हमारे पास क्या हो गया, थियरी ऑफ माइंड भी डेफिसिट है, और ये जो प्रोसेस है ये भी डेफिसिट है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में, ओके। ना इस डेफिसिट को बोला गया है एम्पैथसाइजिंग, एम्पैथाइजिंग, ओके, एंड इस डेफिसिट को बोला गया है सिस्टमेटाइजिंग। प्लीज इग्नोर दी अदर वॉइसेस जो बैकग्राउंड में आ रही होंगी, राइट, पापा पी पी पू जो भी पीछे चल रहा होगा मेरे, ओके। सो इन दोनों को आप समझ गए, राइट, जो थ्योरी ऑफ माइंड है उस डेफिसिट को यहाँ पे बोला गया है एम्पैथाइजिंग, राइट, एंड जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो डेफिसिट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट, उसको बोला गया है सिस्टमेटाइजिंग, राइट। एंड इसी को मिला के, राइट, इसी को मिला के वो पहली वाली थ्योरी बताई गई है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो देखो, एम्पैथाइजिंग की थियोरी ऑफ माइंड में डेफिसिट है, एंड सिस्टमेटाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डेफिसिट है, राइट। नो, पहला वाला समझ में आ गया होगा, आई होप सो, राइट। नाउ लेट्स गो टू दिस सेकेंड वन, एक्सट्रीम मेल ब्रेन थियरी। ये बेसिकली ये बताता है, हमने यू नो इसके पहले ये डिस्कस किया था कि जो हमारा ये है ना, मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ ऑटिज्म, है ना, मेल टू फीमेल रेशियो फॉर ऑटिज्म is
4:1, राइट? मतलब मेल्स में ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सो ये जो मेल ब्रेन थ्योरी है, एक्सट्रीम मेल ब्रेन थ्योरी, वो इसी चीज को बताती है कि ऐसा क्यों है। नाउ इट इज नॉट वेरी श्योर शॉर्ट थिंग, बट ये चीज बस कन्वे की जाती है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट वेरी ब्रीफली कि ये है क्या। ठीक है, तो ये कहता है कि बेसिकली देयर आर समथिंग, नॉट समथिंग, देयर आर न्यूरो एनाटॉमिकल। ठीक है, ये कहता है कि हमारे ब्रेन में, ठीक है, जो मेल और फीमेल का ब्रेन होता है उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, बड़े ही माइन्यूट न्यूरो एनाटॉमिकल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बाहर से ब्रेन सेम दिखेगा बट उनमें कुछ न्यूरो एनाटॉमिकल डिफरेंस होते हैं मेल ब्रेन में और फीमेल ब्रेन में, जिसके बेसिस पे मेल ब्रेन डिफर्स फ्रॉम फीमेल ब्रेन। ओके, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, टॉक इट वेरी ब्रीफली। ओके, सो देखो, बेसिकली क्या होता है, जो इंट्रा हेमिस्फेरिक व्हाइट मैटर होता है ना, ठीक है, जो इंट्रा हेमिस्फेरिक व्हाइट मैटर होता है मेल्स के ब्रेन में, ओके, मेल्स, यहाँ मेल्स की बात हो रही है, मेल्स के ब्रेन में वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा पैराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, है ना, उसमें जो इंट्रा हेमिस्फेरिक व्हाइट मैटर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा इंटर हेमिस्फेरिक कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मेल्स के ब्रेन में कम होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉर्पस कोलोसम हो गया, है ना, उसका साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू फीमेल ब्रेन्स। ठीक है, बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी श्योर शॉर्ट थियोरी, बट वेरी न्यूरो एनाटॉमिकल, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस पाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये है एक्सट्रीम मेल ब्रेन थियोरी। ओके, सो आई होप ये आपको ये दो पार्ट समझ में आ गए होंगे, पहला वाला, राइट, एंड दिस सेकेंड वाला। ओके, नाउ एक और नई थियरी है आजकल मार्केट में बड़ा घूम रही है आजकल, एक ये नई थियरी, ओके, जिसको हम कहते हैं डबल एम्पैथी प्रॉब्लम। ये लास्ट थियरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, डबल एम्पैथी प्रॉब्लम। लेट मी चेंज कलर्स, बोर हो गया मैं इस कलर से। ओके, ओके, सो देखो, ये जो बेसिकली है ये दी है, डामियन मिल्टन ने 2012 के अराउंड दी है। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली देखो ये थियरी क्या कहती है, अब देखो इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं ऑटिज्म, ओके, हमने इतनी सारी थियरीज देख ली, तो एक चीज तो हमने श्योर शॉट मान ली है कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है वो सोशल क्यूज को नहीं समझ सकते, उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको कम्युनिकेशन स्टाइल दूसरों के समझने में प्रॉब्लम होती है, वो जैसे वर्ल्ड को परसीव करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट है जैसे नॉर्मल लोग परसीव करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एम्पथाइज नहीं कर पाते दूसरे लोग के साथ, ये चीज हमने समझ ली, राइट, उनमें टीओएम डेफिसिट है, इसलिए वो दूसरों के साथ एम्पथाइज नहीं कर पा रहे, ये चीज हमने समझ ली है, राइट। नाउ इस थ्योरी में दूसरी चीज क्या ऐड की, एक तो वो चीज ऐड की है, बस फिर दूसरी चीज क्या ऐड करी है इसमें, ये कहते हैं, देखो, ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रन है ना, उसमें एम्पथी का प्रॉब्लम तो है, एम्पथी डेफिसिट है ना, हाँ, बट वो क्या कह रहे हैं कि जो टिपिकल लोग हैं, ठीक है, टिपिकल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ओके, उनका भी जो अंडरस्टैंड है ना, वो जैसे दूसरों को समझते हैं, उनके क्यू, सोशल क्यूज को समझते हैं, सोशल स्टाइल को, वो कैसे वर्ल्ड को परसीव करते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन से, डिफरेंट फ्रॉम ऑटिस्टिक पीपल, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक पीपल। ठीक है, ऑलराइट, इसीलिए
क्योंकि इनका जो वर्ल्ड को देखने का तरीका, वर्ल्ड को समझने का तरीका, एक दूसरे से बात को समझने का तरीका, थ्योरी ऑफ माइंड बेसिकली डिफरेंट है ऑटिस्टिक पीपल से। इसीलिए जो नॉर्मल लोग हैं, जो टिपिकल लोग हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, एम्पथाइज नहीं कर पाते किसकी तरफ, ऑटिस्टिक पीपल की तरफ। वो एम्पथाइज नहीं कर पाते उनकी तरफ। ओके, सो अब देखो, एक चीज, अगर आप इस चीज को समझ गए तो बहुत अच्छी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है ना कि देखो, जो ऑटिस्टिक लोग हैं ना, है ना, वो क्या नहीं कर पा रहे, एम्पथाइज नहीं कर पा रहे हैं किसकी तरफ, नॉर्मल लोग की तरफ, टिपिकल लोग की तरफ। ठीक है, एंड क्योंकि टिपिकल लोग जो है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको, उनका जो तरीका है वर्ल्ड को देखने का वो अलग है। ठीक है, इसलिए वो भी क्या नहीं कर पा रहे, एम्पथाइज कर पा रहे हैं ऑटिस्टिक लोग की तरफ। तो क्या है, ये दोनों डायरेक्शन से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटिस्टिक लोग नॉर्मल को नहीं समझ पा रहे हैं, नॉर्मल लोग भी ऑटिस्टिक को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, जो न्यूरो डाइवर्जेंट है वो न्यूरोटिपिकल को नहीं समझ पा रहे हैं, जो न्यूरोटिपिकल है वो न्यूरो डाइवर्जेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, इसके बीच में एक गैप बन गया, है ना, बन गया ना एक गैप। और जितना ज्यादा बड़ा गैप उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है किसमें, कम्युनिकेशन में। ओके, तो रादर देन यूनी डायरेक्शनल, ये थ्योरी कहती है कि बाई डायरेक्शनल चीजें हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। ऑटिस्टिक वाले जो हैं, ठीक है, वो न्यूरोटिपिकल को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो न्यूरोटिपिकल वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ऑटिस्टिक, है ना, न्यूरो डाइवर्जेंट वालों को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी वही बताती है कि यहाँ पे डबल एम्पैथी का प्रॉब्लम है। ऑलराइट, और इस थ्योरी में ऐसा कुछ है नहीं। राइट, नाउ द क्वेश्चन कम्स। ओके, इस थ्योरी के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि जो यू नो सोशल कम्युनिकेशन है, हमें पता किया कि ऑटिस्टिक के दो कोर फीचर्स है, राइट, दो कोर फीचर्स हैं, दो कोर सिम्टम्स हैं, राइट। एक है सोशल कम्युनिकेशन, एक है आरआरबी। अब क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन इटसेल्फ, ओके, एक कोर फीचर है ना, ऑटिज्म का, तो ये डबल डायरेक्शन कैसे हो सकता है, बाई डायरेक्शनल कैसे हो सकता है। ये तो उनका कोर फीचर ही है कि उनको सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, एम्पैथी होने में प्रॉब्लम होगी। तो हम ये क्यों माने कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं ऑटिस्टिक पीपल से। हमें ये वाला समझ में आ गया, है ना, क्योंकि ऑटिस्टिक लोग को सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। बट हम ये क्यों माने, ये वाला रास्ता क्यों माने, है ना, ये क्यों कहें कि नॉर्मल लोग जो हैं, है ना, जो न्यूरोटिपिकल हैं वो न्यूरो डाइवर्जेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्यों माने हम। राइट, तो इसके लिए ऐसा है कि देखो, मान लो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। हाँ, हाँ, इसको समझाने के लिए दो ग्रुप्स बनाए गए, एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और ये एक ऑब्जर्वेशन भी है जो देखी गई है। मान लो ये दो ग्रुप हैं, इसमें सिर्फ ऑटिस्टिक लोग हैं, सिर्फ ऑटिस्टिक लोग हैं इसमें, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और इसमें ऑटिस्टिक प्लस नॉर्मल लोग हैं। ओके, सो बेसिकली जब ऑटिस्टिक और नॉर्मल लोग साथ में होते हैं, राइट, तो क्या होता है, ऑटिस्टिक पीपल हो चाहे नॉर्मल लोग हो, वो एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते अच्छे से, है ना, वो अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, रैपो बिल्डिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, है ना। और इन तीनों की वजह से, ये तीनों की वजह से क्या होता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब होता है, बड़ा पुअर इंटरेक्शन होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, है ना। बट जब सिर्फ ऑटिस्टिक लोग होते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ ऑटिस्टिक लोग को जब रखा गया, तो ये पाया गया कि वो आपस में बड़े कंफर्टेबल थे, मोर कंफर्टेबल थे वो लोग, है ना। उन्होंने आपस में गुड रैपो भी बना ली। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ चीजें शेयर भी कर पा रहे थे, इसीलिए कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया, है ना। अब क्योंकि ये तीनों चीजें थी, तो क्या हुआ यहाँ पे, उनका इंटरेक्शन बेटर हुआ, सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुआ। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ओके, ये दिखाता है इस इस चीज को, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, वो इस चीज को दिखाता है, इस सेकंड वे को दिखाता है, कि हम मानते हैं कि
जो ऑटिज्म के लोग हैं उनमें सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, बट ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको एम्पैथी होने में उनको प्रॉब्लम होता है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ रिलेट करने का, उनके साथ एम्पैथाइज होने का। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, और अगर सच में ऐसा कोर फीचर होता, तो यहाँ पे भी इस वाले ग्रुप में भी हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती जो इस वाले ग्रुप में थी। बट इस वाले ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ, इस वाले ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ, राइट? वो लोग उनका इंटरेक्शन बेटर था आपस में। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट ये ऐसा है, राइट? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो, इस वाले में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे नॉर्मल लोग भी हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि इट्स लाइक अ बाई डायरेक्शनल, राइट? सो बेसिकली ओवरऑल ये थ्योरीज हैं, राइट, जो ऑटिस्टिक के कोर फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके मेंटेनेंस को डिस्क्राइब करते हैं। और राइट, नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट्स, राइट? सो बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रीटमेंट वेरी ब्रीफली। Okay, so what we can do in terms of if a child has been diagnosed with autism, first foremost step come psychoeducation. I'll make a different, a separate video of basically what is psychoeducation. But very briefly, हम पेरेंट्स को क्या कहते हैं, हम सिम्टम्स के बारे में बताते हैं पेरेंट्स को, ठीक है, हम डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं पेरेंट को, ठीक है, हम क्या प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं हम वो डिस्क्राइब करते हैं, हम प्रोग्नोसिस के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम क्या क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, और फिर हम कोर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि कैसा कोर्स होता है ऑटिज्म का, और दवाई लेने के बाद क्या चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो साइको एजुकेशन एक ट्रीटमेंट में पहला चीज है। नाउ सेकेंड चीज इज, यूजुअली पेरेंट्स ये डाउट लेके आते हैं कि एजुकेशन का क्या, इसको नॉर्मल स्कूल में भेजें, इसको स्पेशल स्कूल में भेजें, कि इसको नॉर्मल स्कूल में भेजें विद एडिशनल सपोर्ट, ये सब चीजें आती हैं, है ना? तो ये चीजें भी सिम्टम्स की सिवियरिटी को देख के, एडजस्टमेंट को देख के क्लैरिफाई किया जाता है। क्या, या तो टिपिकल स्कूल में भेजें या स्पेशल स्कूल में भेजें। कई पेरेंट्स ये भी आके पूछते हैं कि इनको स्पेशल स्कूल भेजेंगे तो प्रॉब्लम कहीं और सीवियर ना हो जाए दूसरे बच्चे को देख के, है ना? तो ये चीजें डिपेंड करता है कि बच्चा का जो ऑटिज्म है कितना सीवियर है बेसिकली, ठीक है? तो ये क्वेरी रहती है, उस चीज को भी बेसिकली साइको एजुकेशन में कवर किया जाता है, बट क्योंकि पेरेंट्स अलग सी चीजें पूछते हैं तो इसलिए मैंने बताया, राइट? तीसरा चीज है, हमें फैमिली पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? अब फैमिली का क्या है ना, कि फैमिली को जब पता चलता है ना कि ऑटिज्म है, और ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, ओके? ये तो आपको आई होप सो पता होगा कि ऑटिज्म का जो क्योर है ना, देयर इज नो क्योर फॉर ऑटिज्म। आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना? जैसे ही हम फैमिली को ये बताते हैं, फैमिली का पता है क्या होता है, फैमिली ग्रीफ प्रोसेस में चली जाती है, ठीक है? ग्रीफ प्रोसेस का मतलब वो क्या कहते हैं ना, कि पहली बात तो देखो, स्टिग्मा है, दूसरे लोग कैसे समझेंगे, बहुत ही कम अवेयरनेस है ओवरऑल ऑटिज्म को लेके, राइट? और फिर सोसाइटी क्या कहेगी, आपको तो पता है इंडियन सिनेरियो में सोसाइटी और 4 लोग का क्या महत्व है ना? तो वो सब चीजें पेरेंट्स सोचने लगते हैं, ठीक है? फिर क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं तो डॉक्टर शॉपिंग भी बहुत करते हैं, आप नहीं ठीक कर सकते, दूसरा ठीक करके देगा, दूसरा डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो ठीक करके देगा, वो आयुर्वेदा चलाएंगे, है ना, वो होम्योपैथी चलाएंगे, दुनिया भर के डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो आप, है ना? अब देखो, हर पेरेंट का एक सपना होता है कि हमारा जो बच्चा है, टिपिकल पेरेंट्स बता रहा हूँ, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा फलाना ढमकाना बनेगा। ये उनका एक्सपेक्टेशन होती है हर बच्चे से। वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, शैटर हो जाती है ना? तो जो ड्रीम्स होते हैं पेरेंट्स के, शादी वादी की भी चीजें होती हैं भाई, है ना, वो क्या हो जाती है, शैटर हो जाती है, सब टूट जाती हैं, इसलिए भी ग्रीफ प्रोसेस में चले जाते हैं, राइट? कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हमारी वजह से सब हो रहा है ना? ऐसे टाइम पे आप रिलीजियस चीजें भी चेक करिए, है ना? क्योंकि रिलीजियस में क्या होता है ना, कि हमने कोई बुरे काम किए थे इसलिए हमें ऐसी संतान मिली, ऐसा बच्चा मिला, है ना? तो वो सब चीजें भी लेके वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीफ प्रोसेस में चले जाते हैं। तो वहां पे एक चीज आपको चेक करनी चाहिए, और कोई भी चीज है तो क्लैरिफाई करनी चाहिए, राइट? बहुत सारे हमारे पास क्या है, वो भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिस इन्फॉर्मेशन, उस चीजों को भी क्लैरिफाई की जाती है। बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें बेसिकली क्या होता है, साइको एजुकेशन में कवर कर ली जाती हैं।
बस मैं रिमाइंड कर रहा था, है ना? वो चीज़ें साइको एजुकेशन में कवर कर जाती है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। ऑलराइट, नाउ देयर आर डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, नॉट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, मैनेज करने का डिफरेंट डिफरेंट वो बनाए गए हैं, ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स बनाई गई हैं, राइट? जिसमें से जो सबसे सबसे फेमस है वो है एबीए। एबीए थेरेपी कहते हैं उसको, ठीक है? सेकंड जो है वो है पाइवेटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। ये बेसिकली है कि कैसे बच्चे को हम और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट? तीसरा जो मार्केट में आजकल है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। और ये सेंसरी इंटीग्रेशन बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ दी जाती है, ठीक है? उसके साथ साथ हमारे एक और चीज है जिसको हम कहते हैं टीच। इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन handicapped children। तो बेसिकली टीच इज लाइक अ प्रोग्राम, राइट? इसमें क्या होता है बेसिकली उनके एक्नॉलेज को उनके डेफिसिट को एक्नॉलेज किया जाता है। और बेसिकली ये भी एबीए पे चलता है, ओके? एबीए प्रिंसिपल पे चलता है। एबीए बेसिकली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है, राइट? अगर इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो कभी मेरे को टाइम मिला तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑफ एबीए, कैसे क्या होता है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली हम लर्निंग प्रिंसिपल को यूज करके बच्चे को ट्रेनिंग करते हैं एक्टिविटीज में, ताकि वो अपना एटलीस्ट सेल्फ केयर कर ले, ओके? ये सब चीजें हैं बेसिकली। ऑलराइट, सो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, टीच में जो बच्चे के डेफिसिट है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, और जो उनकी स्ट्रेंथ है ना उनको हम एबीए से बिहेवियर एनालिसिस करके उनके जो स्ट्रेंथ है उस पे कैपिटलाइज करते हैं, उस पे बिल्डअप करते हैं, ताकि जो बच्चा कर पा रहा है वो और अच्छे से कर पाए, राइट? तो इन सब चीजों में हम ये सब करते हैं। नाउ medicine wise, okay, since let me give you a very brief disclaimer, I am not a psychiatrist, so मैं मेडिसिन पे ज्यादा टिप्पणी अपनी नहीं कर सकता, राइट? बट जहां तक मैंने पढ़ा है, ओपीडी में देखा है, डॉक्टरों से सीखा है, थोड़ा बहुत, राइट? सो बेसिकली अगर बच्चे में गुस्सा ज्यादा है ना, तो रिस्पेरिडोन वो लोग देना प्रेफर करते हैं फॉर अग्रेशन, ओके? देन अगर बच्चा अच्छे से सो नहीं पा रहा है तो मेलाटोनिन है जो बच्चे को प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है? अगर बच्चे में एडीएचडी जैसे फीचर्स हैं, राइट? एडीएचडी पे एक सेपरेट वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा, राइट? तो अगर एडीएचडी जैसे फीचर्स हैं तो एटोमॉक्सिटिन है, ठीक है? फॉर एडीएचडी सॉर्ट ऑफ फीचर्स अगर हमें देखने को मिलते हैं ऑटिज्म में, है ना? बट यूजुअली अगर ऑटिज्म बहुत सीवियर नहीं है तो यूजुअली मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? जो मैंने ऊपर ये वेज बताए हैं ना, एबीए थेरेपी, पाइवेटल रिस्पॉन्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, टीच मेथड, और राइट, ये यूज करके ही ऑटिज्म को मैनेज किया जाता है। बट अगर जैसे गुस्सा ज्यादा है, एडीएचडी फीचर है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, तो थेरेपी कैसे होगी? उन वे में इन मेडिसिन को यूज किया जाता है। बट लेट मी टेल यू, ये मेडिसिन का मुझे कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं। अगेन लेट मी टेल यू, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन से यूज करना मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बट ये मेडिसिन जनरली साइकाइट्रिस्ट यूज करते हैं बच्चों के लिए इन टर्म्स ऑफ सच फीचर्स। मना एज पर ऑटिज्म की कोई मेडिसिन एज फार एज आई एम अवेयर नहीं है, राइट? सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो और दिस ऑटिज्म का पूरा सेगमेंट, राइट? एनीवेज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। देयर समथिंग कॉल्ड पाथवे टू केयर। द लास्ट थिंग आई विल डिस्कस इज पाथवे टू केयर, ओके? देखो, पाथवे टू केयर बहुत ही सिंपल चीज है। बेसिकली पाथवे टू केयर ये कहता है कि एक बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उस बच्चे को कितना टाइम लगता है किसी एक प्रोफेशनल के पास
पहुंचने में, किसी एक डॉक्टर के पास पहुंचने में। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टाइम, है ना, कि उसको कितना टाइम लगता है किसके पास पहुंचने के लिए, एक डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए या एक प्रोफेशनल के पास पहुंचने के लिए, है ना। यूजुअली पेरेंट्स क्या कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं ना कि अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, वैसे वैसे जो उसकी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, है ना। ये वही अप्रोच होता है कि शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, है ना। ये वैसे ही कुछ अप्रोच होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, है ना। और फिर प्रॉब्लम अगर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ठीक नहीं होती, तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे जो है ना, पेरेंट्स सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, उनके पास रिलीजियस चीजों के पास ले जाते हैं, रिलीजियस फेथ हीलर जो होते हैं हमारे सोसाइटी में, है ना, उनके पास लेके जाते हैं, ठीक है। बट जब उसके पास जाके भी बच्चा ठीक नहीं होता है, तो फिर वो पेडिट्रिशियन के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे, साइकाइट्री के पास जाएंगे। फिर अगर इतना सब कुछ करके फिर वो बेसिकली कहाँ आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या, रिलीजियस के पास जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं, है ना। उसके बाद वो न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे अगर और कुछ सिम्टम्स लगे। उसके बाद न्यूरोलॉजी वाले उनको साइकाइट्री के पास भेजते हैं, है ना। फिर एक साइकाइट्रिस्ट जाके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है, और बेसिकली जब तक वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है, यूजुअली यूजुअली मैं बता रहा हूँ, लेट हो चुका होता है, राइट। सो देयर समथिंग कॉल्ड कंसल्टेशन गैप इन दिस, राइट। तो यूजुअली हम इंडिया में कंसल्टेशन गैप बच्चों में यूजुअली 2 से 3 साल का होता है। प्रॉब्लम हुई, तब से लेके 2 से 3 साल के बाद हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है, जब वो यूजुअली हॉस्पिटल आते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये कंसल्टेशन गैप बेसिकली 2 से 3 साल का है, जिसको हम पाथवे टू केयर कहते हैं, कि केयर लेने का क्या पाथवे है, वो कैसे कैसे हो के हमारे पास आते हैं, दैट इज पाथवे टू केयर। एंड अगेन या कंसल्टेशन गैप इज 2 to 3 years इन सच केसेस, राइट। सो विद this thing, I'm ending the autism in children wala series. Maybe autism in adult we will talk about it in some other some other videos बाद में अगर टाइम मिला तो, या मे बी अगर आपको लगता है कि autism in adult आपको चाहिए, तो you can tell me about it, and yeah, I will try to make video as quick as possible, but I hope आप ये वीडियो देख के कुछ सीखे हो। यू कैन फॉलो मी on Instagram, you can follow me on LinkedIn, and you can ask me doubt if you have any other doubts. Okay. With this, I am Piyush Anand signing off from this series. Thank you so much, सीखने के लिए इस वीडियो से, and hope it really helped you. Thank you so much.